अध्याय 197। क्या सचमुच कोई अभिभावक था? एलिसन का संदेह। युवा मास्टर क्या हासिल करना चाहते हैं? कृपया मुझे बताएं। यहाँ मेरे प्रभाव से ये तुरंत पूरा हो जाएगा, वह बोली। बेशक, उसका इरादा किसी उत्तराधिकारी के सामने अपने प्रभाव का बखान करने का नहीं था, लेकिन चूंकि उक्त उत्तराधिकारी अभी छद्मवेश में था, इसलिए वह अपना काम जल्दी से पूरा करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करने का सुझाव दे रही थी। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से युवा मास्टर को केंद्रीय क्षेत्र में वापस ले जाऊंगी, उसने गंभीर स्वर में कहा। ओलिवर ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। यह महिला काफी जिद्दी थी। वह किसी भी कारण से उसे वापस भेजने की जिद कर रही थी। यह ऐसा था मानो कर्तव्य की भावना उसकी आत्मा में बस गई हो, उसकी स्वायत्तता के लिए किसी भी विचार को नजरअंदाज कर दिया गया हो। ये कैसी अनुचित निष्ठा थी। जरा सोचो, कबीले द्वारा पहले ही उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा। जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो गई। ये कबीला मानवता की खातिर जो कुछ भी चाहता था उसे हासिल करने के लिए सबसे क्रूर तरीकों को अपनाने के लिए बदनाम था, भले ही उन कार्यों में उसी चीज को त्यागना शामिल था जिसकी वे रक्षा करना चाहते थे। एक कड़वी विडंबना जो उस पर हावी नहीं हुई। कबीले के तरीके सबसे खराब थे। कबीले के सभी आधिकारिक ओझा और सदस्य बेहद वफादार थे। उनके दिल और दिमाग पर कबीले के प्रति समर्पण की भावना अंकित थी, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े। जिन गंभीर सिद्धांतों और प्रशिक्षण से वे गुजरे, उनका उद्देश्य सदस्यों को पूरी तरह से कबीले की समृद्धि और प्रगति के लिए समर्पित करना था। इस तरह की वफादारी की कीमत एक भयानक दक्षता थी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूर्ण उपेक्षा के साथ जुड़ी हुई थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह निजी मामला है। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, और मुझे विश्वास है कि आप इस मामले को दबाकर रखेंगे, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। महिला ओलिवर की नजरों से भी नहीं घबराए और शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका धैर्य व्याकुल करने वाला था, मानो वह कोई पत्थर की मूर्ति हो, अडिग और ठंडी। मैं समझता हूँ, युवा मास्टर। उसने एक बार सिर हिलाया और उठ गई। कुछ ही देर बाद उसे अकेला छोड़ दिया। अरे, अब मुझे जल्दी करने की जरूरत है। वह निश्चित रूप से मुझ पर छींटाकशी करेगी। ओलिवर की पलकें झपकी जब उसने उसे वापस लुप्त होते देखा। वह निश्चित रूप से जानता था कि वह जल्द से जल्द कबीले के बुजुर्गों को सूचित करने वाली थी। बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से किसी युवा उत्तराधिकारी को किसी भी मिशन या अनुरोध को आसानी से स्वीकार नहीं करने देंगे, चाहे वह कितना भी जोर दे। साथ ही ये जोखिम भी था कि वे ओफेलिया को भी इसके बारे में बता देंगे। उसने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि वह उसके बाद क्या करेगी, ये देखते हुए कि राक्षस के शिकार के बाद उसकी एस्पेरा को देखकर उसने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। वह पागल थी। अब वह व्यक्ति दुनिया में कहाँ होगा? उसने चारों ओर नजर दौड़ाए और उसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक निश्चित दिशा में चला गया। इस बीच वापस पहाड़ों पर जब एलिसन ने अपने सामने के इलाके को देखा तो वह गहरी सोच में डूब गई। इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी आवाज एक धीमी बड़बड़ाहट थी, जो जंगल के सन्नाटे में लगभग दब गई थी। विधर्मी हमले के बाद से वह उस युद्ध के निशानों और अवशेषों की गंभीरता से जांच कर रही थी। जैसा कि ओलिवर ने उसे बताया था, एक नकाबपोश व्यक्ति था जो उनकी मदद के लिए कूदा था। यह उत्तराधिकारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कुलों में से एक का गुप्त अभिभावक हो सकता है। वह सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, ये जानते हुए कि जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक कुछ था। भले ही वह कोई अभिभावक था, उनके लिए उससे न मिलने और फिर गायब हो जाने का कोई कारण नहीं था। साथ ही इस मामले में कुछ और भी संदिग्ध था, ओलिवर का लापरवाह व्यवहार, बच्चों के बीच भ्रम, और भी बहुत कुछ। ये काफी खतरनाक जहर है। उसकी उंगलियों ने जली हुई जमीन का पता लगाया। उसे महसूस हुआ कि बची हुई ऊर्जा अभी भी जमीन से चिपकी हुई है। वह नीचे झुकी और जली हुई जमीन पर अपनी उंगली रखी। ये वह जगह थी जहां ओलिवर ने उस बूढ़े आदमी से लड़ाई की थी जो जहर का इस्तेमाल कर रहा था। वह युद्ध के बाद अभी भी मौजूद डार्क एस्पेरा और जहर के धुंधले निशानों का पता लगा सकती थी। एलिसन की इंद्रियां अत्यधिक तेज हो गई थीं,
खासकर जब ऐसे एस्पेरा आउटपुट का पता लगाने की बात आती थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, ध्यान से धुंधले अवशेषों पर ध्यान केंद्रित किया, जो उसके दिमाग में दृश्य को एक साथ जोड़ रहा था। लेकिन उसने आगे देखते हुए भौहें चढ़ा दी। ओलिवर के एस्पेरा के निशान केवल यही क्यों हैं? उसने चकित भाव से सामने आने वाले विनाश को देखा। जमीन सचमुच इस तरह खत्म हो गई थी मानो किसी ने उसे जबरदस्ती नष्ट कर दिया हो, और जहर से क्षरण के कोई निशान भी नहीं दिख रहे थे। यह ऐसा था जैसे एक संकेंद्रित विस्फोट ने सब कुछ मिटा दिया हो, और जहर के विशिष्ट दीर्घकालिक प्रभाव का कोई निशान नहीं छोड़ा हो। जहां तक मुझे पता है ओलिवर में जल तत्व था, लेकिन जमीन की जली हुई अवस्था से स्पष्ट है कि इसमें अग्नि तत्व का एक प्रकार इस्तेमाल किया गया था। उसने सोचा, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा, एक नकाबपोश आदमी उनकी मदद कर रहा था। फिर उसे कुछ एस्पेरा निशान छोड़ने चाहिए थे, और कोई रास्ता नहीं है कि मैं उन्हें मिस कर दूं। हालांकि ओलिवर के बेहोश एस्पेरा हस्ताक्षर के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ गईं, रहस्य उसे सताने लगा। विधर्मियों की वाणी का कोई निशान कैसे नहीं हो सकता? ऐसा लगता है मानो वे अस्तित्व से ही गायब हो गए हों। इस विचार ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, निहितार्थ अस्थिर हो गए। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक साहसिक अनुमान लगाया। क्या ऐसा हो सकता है कि ओलिवर झूठ बोल रहा हो? उसका दिल उस संभावना पर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर उसने जो सोचा था वह सच था, तो केवल एक ही संभावित परिदृश्य था जो तब घटित हो सकता था जब विधर्मियों ने हमला किया था। उसने उन्हें अकेले ही हराया था। यह एक बेतुका बयान था जिस पर अगर कोई उनसे ऐसा कहे तो वह खुद भी कभी यकीन नहीं करेगी। ओलिवर ने अभी अभी रैंक 1 में प्रवेश किया था, और हमला करने वाले विधर्मी हर तरह से स्पष्ट रूप से रैंक 2 थे। विशेष रूप से जेत्या, संतों में से एक, जो इतनी ताकतवर थी कि उसे रैंक 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उसने हमला करने वाले 4 में से 2 विधर्मियों के निशान तो ढूंढ लिए, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि अन्य 2 के निशान इस तरह गायब क्यों हो गए थे। वह कहानी खत्म। अलविदा।